नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ, जहां सीएम धामी ने पीएम मोदी की मां हीराबा के निधन को लेकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। इसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन का समाचार मिला, ये बहुत दुखद है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी मां का साया आसमान की छाया की तरह होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्री हीराबेन जी का आज निधन का समाचार प्राप्त हुआ है और ये बहुत दुखद है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में माँ का जो साया है वो आसमान की छाया की तरह होता है। और जहाँ उनका माँ का चला जाना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो बहुत दुखद है, उनके परिवार के लिए दुखद है, वहीं संपूर्ण भारतवासियों के लिए भी ये बहुत दुखद क्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जैसा व्यक्तित्व उन्होंने भारत को देने का काम किया, अपनी कोख से जनने का काम किया। उन्हीं के संस्कारों से जो शिक्षा, जो सादगी, सरलता, जीवन में अनुशासन, ईमानदारी का जो पाठ है, उन्होंने अपनी माँ से ही सीखा। जीवन में माँ के अभावों को देखा, उन संघर्षों को देखा, जिसके कारण से आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद तमाम प्रकार की योजनाओं को देश की जनता को समर्पित किया। पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान, पहचान बढ़ाने का काम किया और मैं कहूँ तो एक नया भारत बनाने का काम। एक कर्मयोगी जिसने संपूर्ण जीवन भारत माँ को समर्पित कर दिया, हीराबा ने जनने का काम किया। इसलिए इस माता को मैं सत सत नमन करता हूँ। उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी आत्मीयजनों को, सभी उनके चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति। और इस बीच एक बड़ी जानकारी, जहां न्यू ईयर को लेकर धामी सरकार का बहुत बड़ा फैसला सामने आया। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक 24 घंटे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। इस फैसले के बाद देखिए, पहाड़ की महिलाओं की जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। महिलाएं लंबे समय से शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार से मांग कर रही है, वहीं धामी सरकार ने इसके उलट ही 24 घंटे शराब की दुकान खोलने का निर्णय कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां नए साल को लेकर धामी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला, जहां 24 घंटे शराब की दुकानें खुली रहेंगी, जिसके बाद जो पहाड़ की महिलाएं हैं उनकी बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी कि उत्तराखंड में शराबबंदी को लागू किया जाए। और इसके बाद इस तरह का फैसला सामने आ जाने के बाद बहुत ज्यादा परेशानी और दिक्कतें महिलाओं को होने वाली है। तो बड़ी जानकारी है, क्योंकि एक तरफ जहां मांग शराबबंदी की, तो उसका उलट यहां धामी सरकार ने फैसला कि 24 घंटे शराब की दुकानें खुली रहेंगी। तो ये फैसला जो है न्यू ईयर को देखते हुए लिया गया है धामी सरकार की तरफ से, यानी 30 दिसंबर आज से लेकर 2 जनवरी तक 24 घंटे शराब की दुकानें खुली रहेंगी। एक तरफ नशा मुक्त प्रदेश बनाने की कवायद जो है उसको शुरू किया गया है। लगातार काफी ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, आगे अग्रसर किया जा रहा है नशा को छोड़ने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ नए साल को देखते हुए धामी सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला, जो कि 30 दिसंबर यानी आज से लेकर 2 जनवरी तक इस पर बड़ा फैसला आ गया है कि 24 घंटे शराब की दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। हालांकि इस फैसले के बाद महिलाएं जो लंबे समय से मांग कर रही थी शराबबंदी को लेकर, उसका उलट ये फैसला आ गया है। और इसके बाद लगातार पहाड़ की जो महिलाएं हैं उनकी परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। नए साल को देखते हुए धामी सरकार ने एक बड़ा अनोखा फैसला ले लिया है, जहां 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक 24 घंटे शराब की दुकानें खोलने का आदेश दिया गया। ये बड़ा फैसला जो कि नए साल को देखते हुए लिया गया, और इसके बाद कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पहाड़ की महिलाओं के लिए बड़ी सिरदर्दी के तौर पर यह फैसला सामने आने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंशुमन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंशुमन, क्या जानकारी मिल पा रही है? जहां एक तरफ देखिए शराबबंदी, नशा मुक्त प्रदेश की जो होड़ है उसे आगे बढ़ाया गया, लेकिन इस फैसले के बाद क्या कहा जाएगा?
एयर एम्बुलेंस व्यवस्था सरकार ने कर दी है। अगर यहाँ पर अंशुमान की ऑडियो में दिक्कत आ रही है, ठीक करने की कोशिश कीजिए। और ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, जहां देखिए अब शराब को लेकर के एक बड़ा फैसला धामी सरकार की तरफ से, जहां नए साल में अब 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक 24 घंटे शराब की दुकान खोलने का आदेश दिया गया है। ये बड़ा फैसला है। हालांकि इसके बाद न्यू ईयर का जहां ये फैसला, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए बड़ी सिरदर्दी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो महिलाएं हैं ये मांग कर रही थी कि शराबबंदी को लागू किया जाए, शराबबंदी को धामी सरकार लागू करे, इस पर काम करे, जोर डाले इस फैसले पर। और इसी पर ये बड़ा फैसला धामी सरकार की तरफ से। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी जानकारी, जहां क्रिकेटर ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट मामले में बड़ी जानकारी है। देहरादून के मैक्स अस्पताल में ऋषभ पंत का इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक ऋषभ पंत की हालत स्थिर बनी हुई है। रुड़की के नारसन बॉर्डर के हम्मदपुर झाल पर यह एक्सीडेंट हुआ। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट का वीडियो सीसीटीवी में कैद भी हो गया है, जिसके बाद लगातार ये देखा जा रहा है। और ये तस्वीर एक तरफ आपको हम ऋषभ पंत की दिखा रहे हैं, जहां वो चोटिल हुए हैं। उनके सिर में, पीठ में और पैर में काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि उन्हें अस्पताल में तुरंत रेफर किया गया है, वहां उनका इलाज जारी है। तो देहरादून के मैक्स अस्पताल उन्हें शिफ्ट किया गया। हालांकि डॉक्टरों की हेल्थ बुलेटिन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अभी उनकी स्थिति जो है वो स्थिर बताई जा रही है, हालत गंभीर नहीं है, स्थिति ठीक है। और वहीं ये एक तरफ आपको फोटो दिखा रहे हैं। हालांकि ये एक वीडियो भी है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिस दौरान वो ड्राइव कर रहे थे और वहां पर डिवाइडर से उनकी कार टकराती है, जिसके बाद उन्हें एक बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला जाता है। हालांकि उसी के कुछ मिनटों के बाद उनकी गाड़ी में आग भी लग जाती है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि भारत का जो देश का जो लाल है वो आखिरकार बच निकला है। बाल बाल ऋषभ पंत बच गए हैं। हालांकि उनका इलाज जारी है। ये बड़ी जानकारी, ऋषभ पंत के एक्सीडेंट का जो वीडियो हम आपको ये एक तरफ दिखा रहे हैं, जो कि अब वायरल भी हो रहा है। और लगातार इस वीडियो को देखने के बाद लगातार हर कोई ये कह रहा है कि ऋषभ पंत बाल बाल बचे हैं। शुक्र है भगवान का कि वो ठीक है। क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो एवेल्यूशन भी कर रही है। डॉक्टर्स की टीम है जो एग्जामिन कर रही है। सो अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेशन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा एवेल्यूशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं। देखिए, प्रातः 5:22 जो टाइम का पता चला था, दिल्ली रुड़की हाईवे पर जो है ऋषभ पंत जी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहाँ डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फ़ोन किया गया। चूँकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहाँ रहती, वहाँ 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुँचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए, जहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, उनको कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है, लेकिन उनको हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए बताया गया, जिसपे लाइफ सेविंग हमारी जो एम्बुलेंस होती है उसको अरेंज करने के बाद उनको हायर सेंटर दून मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर वो सकुशल पहुंच भी चुके हैं। और चलिए इसी पर वही खिलाड़ी ऋषभ पंत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत की माताजी से फोन पर बात की। सीएम धामी ने ऋषभ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तो वही सीएम धामी ने माताजी से बातचीत के दौरान कहा कि इलाज के हर संभव मदद का उन्होंने आश्वासन भी दिया। और यह तस्वीर जब उन्होंने ऋषभ पंत की माताजी से बात की फोन पर। और चलिए ज्यादा जानकारी जाने के हमारे सहयोगी अंशुमान जुड़ गए हैं इसी खबर पर। अंशुमान, अभी स्थिति क्या बनी हुई है? क्या मेडिकल बुलेटिन अभी जारी किया गया है डॉक्टरों की तरफ से? क्या स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल चित्रा, देखिए अभी जो है हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया, हालांकि 3 बजे तक हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जब मैक्स लेके आया गया ऋषभ पंत को, उसके बाद फिर उनका एग्जामिन शुरू हुआ, उनकी जांच शुरू हुई और अभी एमआरआई की जा रही है, क्योंकि उनके सर पे चोट आई है। सर पे कितनी चोट गहरी है इसको लेकर एमआरआई किया जा रहा है। उसके साथ ही पीठ और उनके पैर में भी चोट आई है। मैक्स हॉस्पिटल में ही मौजूद है, बात कहेंगे दिखाएं, मैक्स हॉस्पिटल के इमरजेंसी हॉल के पास ही मौजूद है। और क्योंकि अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है ऋषभ पंत का, लगभग 5:30 बजे की ये घटना है, जब
जब उनकी कार डिवाइडर से टकराई थी और जो सीसीटीवी फुटेज आई उसमें जो स्पीड रही है उससे ये सुखद खबर थी कि ऋषभ पंत आज हमारे बीच में है और उनका ट्रीटमेंट क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी ये भी बताया जा रहा है कि उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है और क्योंकि 5:30 बजे की ये घटना है जो मैंगलोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर पुलिस पहुंची और फिर रुड़की में उन्हें एडमिट कराया गया। फिर हालत उनकी नाजुक थी, उसके बाद फिर उनको रेफर किया गया देहरादून के लिए और देहरादून की मैक्स हॉस्पिटल में वर्तमान में एडमिट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा, उन्हें भेजा जाएगा दिल्ली के लिए। हालांकि बीसीसीआई की तरफ से ये बयान आया है और आने वाले समय में हो सकता है कि 3 बजे के बाद इनको रेफर भी किया जाए, दिल्ली के लिए रवाना किया जाए। लेकिन अभी की जो स्थिति है, अभी इंटरनल जो खबरें हैं उसके अनुसार अभी उनकी स्थिति में सुधार है। ठीक है, यानी अभी उन्हें मैक्स हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा और आगे हो सकता है तो दिल्ली उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक सवाल इसमें यह भी बनता है, जब ये हादसा हुआ तो ऋषभ पंत के साथ और कितने लोग मौजूद थे कार में? और ये सवाल ये इसलिए भी कि उनकी हालत अभी, जो और लोग भी उनके साथ में थे, तो उनकी हालत अभी किस तरह की बताई जा रही है? देखिए, अभी इसके बारे में पूरी अपडेट चित्रा नहीं है क्योंकि ऋषभ पंत की ही अपडेट अभी आई है और उसके साथ ही हरिद्वार एसएसपी का भी बयान आया है इसको लेकर। पहले उनको रुड़की शिफ्ट किया गया था, उसके बाद उनको देहरादून शिफ्ट किया गया है। उनकी हालत अभी पहले गंभीर थी लेकिन अभी हालत की स्थिति में सुधार है। ऋषभ पंत ने डॉक्टर से बातचीत भी की है। उनके सर में क्योंकि चोट आई है, उनके पैर में चोट आई है, सर में कितनी गहरी चोट है इसको लेकर एमआरआई भी चित्रा की जा रही है। जब हेल्थ बुलेटिन जारी होगा उसके आधार पर ये क्लियर होगा, चाहे वो हड्डी रोग विशेषज्ञ हों या प्लास्टिक सर्जन हो, वो सब लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि कहाँ पे दिक्कतें हैं, क्योंकि पैर में भी मांस फटने की भी समस्या सामने आई है, जो है ये भी खबरें आई हैं। तो जब हेल्थ बुलेटिन जारी होगा उसके आधार पर ही क्लियर हो सकता है कि क्या क्या चोटें हैं और कितनी गहरी कहाँ पे चोट लगी। ठीक है, यानी अभी ऋषभ पंत के अलावा उनके साथ में कौन था इस पर अभी कोई अपडेट नहीं है आपके पास? ठीक है, लेकिन इस पर सवाल एक ये भी हो जाता है कि जो वीडियो हम लगातार देख रहे हैं, जो सीसीटीवी में कैद हुआ, जो फोटोज लगातार हमारे सामने आ रही हैं, उसको देखने से हर किसी के जबान पर बस एक ही बात आ रही है कि बहुत बहुत शुक्र है कि ऋषभ पंत को कुछ नहीं हुआ, बाल बाल ऋषभ पंत बच गए हैं। अब इसके अलावा बीसीसीआई की तरफ से भी देखिए जिस तरीके से बैंगलोर जाने की बात कही गई कि हेल्थ फिटनेस को लेकर वो काम करे, क्योंकि आने वाले समय में आईपीएल भी है और ऐसे में जो स्थिति अब हो चुकी है, इस पर क्या लग रहा है कि अब आगे क्या हो पाएगा? कितनी जल्दी से जल्दी वो ग्राउंड पर नजर आएंगे? इस पर अभी कोई अपडेट इसको लेकर? देखिए, क्योंकि बहुत सारे युवा फैंस हैं उनके और भारतीय टीम के प्लेयर हैं और आने वाले वक्त में इंडिया टीम के बहुत सारे क्रिकेट हैं और उसके बहुत सारे मैचेस हैं और उसके साथ ही आईपीएल भी आने वाला है, तो स्वस्थ होना उनका बहुत जरूरी है। हालांकि थोड़ा सा फिटनेस को उनको ध्यान देने के लिए बीसीसीआई की तरफ से भी कहा गया था। हालांकि अभी जिस तरीके की चोट आई है चित्रा, उसके आधार पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आगे आने वाले समय में कितने दिन बाद ऋषभ पंत खेलेंगे, क्योंकि अभी जब हेल्थ बुलेटिन जारी होगा उसके आधार पर ही क्लियर होगा कि चोटें कितनी गहरी हैं, कितनी ज्यादा हैं। अगर हल्की और नॉर्मल चोटें होंगी तो आने वाले 20-25 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन अगर चोट ज्यादा होगी तो थोड़ा सा आराम उनको बीसीसीआई की तरफ से भी जाएगा। लेकिन सुखद खबर यह है कि सीसीटीवी की फुटेज जो आई उसके आधार पर जितनी ज्यादा स्पीड कार की थी वो डिवाइडर से टकराई, तो ये बहुत ज्यादा सुखद खबर है। क्योंकि जिस तरीके से भयावह घटना ये हुई है, आज ऋषभ पंत हमारे बीच में है, ये वो लाखों करोड़ों लोगों की शुभकामनाएं हैं उनके साथ। वो उनके जिस तरीके की वो बचे हैं, वो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में वो फिर से भारतीय टीम के साथ खेलेंगे और अभी उनके लिए सभी लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो। बिल्कुल, हर किसी को ये उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सके ऋषभ पंत स्वस्थ होकर ग्राउंड पे एक बार फिर से नजर आए, और एक तरफ कंसर्न भी है लोगों के मन में और वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। फिलहाल अभी आप हॉस्पिटल के बाहर वहां पर मौजूद हैं, उनके परिवार वाले वहां पर पहुंचे हुए हैं, कौन कौन लोग वहां पर अभी मौजूद है ऋषभ पंत से मुलाकात करने के लिए? बिल्कुल निश्चित चित्रा जो है, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद है, कैमरा से कहूंगा दिखाएं। अभी तक की जो अपडेट है, उनकी माताजी को इसके बारे में बताया गया था। उनकी माताजी अभी ऋषभ पंत के साथ मौजूद हैं और पुष्कर सिंह धामी ने भी ऋषभ पंत से उनकी माताजी से बातचीत की थी। उनको बताया था कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और डॉक्टर्स उनका चेकअप कर रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार की तरफ से उनको जो है एयर एम्बुलेंस से भेज दिया जाएगा उनको दिल्ली, और उसके साथ ही अगर अभी स्थिति में सुधार होता है तो उनको नहीं भेजा जाएगा, लेकिन अगर स्थिति में किसी प्रकार की दिक्कतें आती हैं तो उनको दिल्ली रवाना किया जाएगा। ठीक है अंशुमान, आप जुड़े रहिएगा, माफ कीजिएगा, आप इस पर खबर पर नजर बनाए रखिएगा और फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। क्रिकेटर ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि ये समाचार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऋषभ पंत का रुड़की में अपने घर से लगाव था। मुझे जितना पता लगा है उनके पीठ में चोट लगी है। मैं ऋषभ के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बहुत ही चिंताजनक है और रुड़की पास अपने घर गए थे, अपने घर से उसका बहुत लगाव था,
हम जितने उत्तराखंड वासी हैं, पहाड़ी लोग हैं, अपने घर से, गांव से बड़ा लगाव रखते हैं। वो गंगोली हाट है, गंगोल संस्कृति का गृह जिला, वहाँ के निवासी थे मूल रूप से और रुड़की में रहते थे। वहीं से उन्होंने अपना सब ये शिक्षा प्रारंभ की, सब तरीके की जो है, जिसमें क्रिकेट की शिक्षा भी है। उनके पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और ऋषभ के चोटिल होने का समाचार से मैं बहुत चिंतित हूँ। मैंने ऋषिकेश में भी जानकारी ली है और जगह भी जानकारी ली है और सबसे ज़्यादा मैं चिंतित इस बात से हूँ कि उनकी कमर में भी चोट लगने की शिकायत है। अब किस तरीके की है मैं समझता हूँ। ऋषिकेश एम्स के लोग देख रहे हैं उनको और यदि आवश्यकता पड़े तो राज्य सरकार को जो है प्लेन चार्टर करके उनको दिल्ली भेजना चाहिए और दिल्ली एम्स में उनका इलाज करवाया जाना चाहिए। इस तरीके के जहाँ भी विशेषज्ञ हैं वहाँ उनका इलाज कराया जाना चाहिए। और देश की निधि है और हमें गर्व है कि उत्तराखंड ने देश को एक निधि दी है, तो हम हर हालत में सारे उत्तराखंड वासियों के हाथ जुड़े हुए हैं, देशवासियों के भी, क्रिकेट प्रेमियों के भी हाथ जुड़े हुए हैं कि ऋषभ स्वस्थ हों और शीघ्र स्वस्थ होकर के फिर से बल्ला पकड़ करके सबका उत्साह बढ़ाए। वहीं मसूरी में विंटरलैंड कार्निवल में कवियों ने समा बांधा। वहीं कवि सम्मेलन में अफजल मंगलोरी, हास्य कवि हुक्का बिजनौरी समेत कई कलाकारों ने प्रदर्शन किया। दूसरी ओर उत्तराखंड भाषा संस्थान उर्दू अकादमी के पूर्व उपाध्यक्ष अफजल मंगलोरी ने कहा कि कवि सम्मेलन में कम संख्या में मौजूद श्रोताओं को देखकर ऐसा लगा कि साहित्य, शायरी, अदब के प्रति उनका लगाव है, जो एक अच्छा संकेत है। जो मसूरी कार्निवाल का कवि सम्मेलन हुआ, जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका जी के प्रयास से बहुत उच्च स्तरीय कार्यक्रम हुआ। हमारे अतिथियों को इसमें आना था लेकिन बारिश की वजह से और मौसम ख़राब होने की वजह से नहीं आए, लेकिन कवि सब लोग आए। जयपुर से हमारे मनोज कुमार बनर्जी जी आए, बहुत अच्छे गीतकार हैं, उन्होंने अपनी रचनाएँ और गीत पेश किए। शिमला से मीरा नवेली जी आई हैं हमारी, फिरोज़पुर से हमारी अंबिका सिंह सोनी जी आई हैं, यूपी से डॉक्टर वसीम राजूपुरी, बहुत अच्छे शायर, उन्होंने अपना कलाम पेश किया। इस तरह से हमारी डॉक्टर नीता कुकरेती, जो उत्तराखंड का एक नाम है गीत में, उन्होंने अपनी रचनाएं पेश की। हास्य के बहुत बड़े देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि हुक्का बिजनौरी जी और चांद फटाफट, उन्होंने अपनी रचनाएं पेश की यहाँ। तो इस तरह से ये कार्यक्रम रहा और बड़ा सफल आयोजन रहा। वहीं नैनीताल के काठ गोदाम सर्किट हाउस में सरकार ने नशे से मुक्त योजना को लेकर बैठक की, जिसमें नशा मुक्ति के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की बात रखी गई। बैठक में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने तमाम जनपद के अधिकारियों से चर्चा कर सुझाव भी मांगे। तो वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड राज्य को नशा मुक्त बनाए जाने के लिए आवश्यक है कि नशा को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। और एक उत्तराखंड सरकार का एक चिंतन और उसमें हमने अपने राज्य में 3 बेसिक बातों को जो है 2025 जब राज्य 25 साल का हो जाएगा, एक तो पूर्ण साक्षर राज्य करना है, एक 2024 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करना है, एक 2024 तक उत्तराखंड को जो है हम लोगों ने टीबी मुक्त करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने और हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि देवभूमि को ड्रग फ्री करना है और इसके लिए आजकल हम हर जिलों में बैठकें भी कर रहे हैं, सभी संबंधित विभागों को जो है बुला के और एक व्यापक अभियान इसके खिलाफ चलाए जाएंगे। और साथ में हर विश्वविद्यालय, हर कॉलेजों में एक एंटी ड्रग कमेटी बनाई है। वहीं टिहरी में बुधवार को राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स कप की शुरुआत हुई। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने का ऐलान किया। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इससे टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री ने कहा टिहरी में खुलेगा ट्रेनिंग सेंटर, कैनोइंग, कयाकिंग की ट्रेनिंग के लिए खुलेगा सेंटर।
टिहरी में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ किया। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 21 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। लगभग 300 खिलाड़ी टिहरी झील में होने वाले वाटर स्पोर्ट्स कप में प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कैनोइंग और कयाकिंग को बढ़ावा देने के लिए THDC के सहयोग से काम किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा, जहां कयाकिंग और कैनोइंग की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विदेशों में ट्रेनिंग दिलाने की भी व्यवस्था की जाएगी। THDC ने तय किया है कि कयाकिंग और कैनोइंग को अंगीकृत करेगा। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। और अंगीकृत करने का मतलब है कि पूरी तौर पर अंगीकृत करना। यहां पर सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट्स का आयोजन नहीं होगा, यहां पर हम लोग कयाकिंग और कैनोइंग का एक ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित करेंगे। उसमें कोचेज रहेंगे, कोचेज का खर्च हम देंगे, खिलाड़ियों के ठहरने के लिए व्यवस्था हम करेंगे और निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे। उतना ही नहीं, जो लोग यहां अच्छा करेंगे, जिनमें हम देखेंगे कि प्रतिभा है ओलंपिक मेडल जीतने की, उनको हम विदेश भेज करके भी ट्रेनिंग करावेंगे। जो अच्छा से अच्छा इक्विपमेंट होगा कयाकिंग और कैनोइंग का दुनिया में, वो यहां उपलब्ध होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताते हुए सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि प्रतियोगिता के आयोजन से टिहरी के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही टिहरी को वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने में भी मदद मिलेगी। सीएम ने कहा कि खेल हमें मुश्किल परिस्थितियों में आगे बढ़ने की राह तलाशना सिखाता है। ये बहुत ही गर्व का विषय है कि टिहरी झील में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से इस खेल प्रतियोगिता के आयोजन से जहां पूरे भारतवर्ष के खिलाड़ियों को टिहरी आने का अवसर मिला है, इसको देखने का अवसर मिला है, वही खेल प्रतियोगिताओं, खेल प्रतिभाओं को आगे जाने का भी एक बड़ा अवसर टिहरी की इस भूमि से प्राप्त हो रहा है। और मैं हमेशा से मानता हूं कि खेल किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए और समयबद्धता, धैर्य, अनुशासन व समूह में जो कार्य करने की प्रेरणा है वो खेलों से हमें मिलती है। खेलों में जब हम गिरते हैं, उठते हैं, पीछे रह जाते हैं, फिर आगे आते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, ये जीवन जीने की एक कला भी, जीवन में आगे बढ़ने की कला भी, जीवन में साम्य बनाने की कला भी, जीवन में समन्वय बनाने का, जीवन में संतुलन बनाने का, ये सारा माध्यम हमको खेल के माध्यम से प्राप्त होता है। वाटर स्पोर्ट्स कप में 3 दिनों तक वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी स्पर्धाएं आयोजित होंगी। प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।